नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। जी, आज हमने दो सिस्टम पढ़ना है, वो है रिप्रोडक्शन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये दोनों सिस्टम हो जाएगा तो सिस्टम आपका लगभग कंप्लीट हो गया। कल हम फाइनल क्लास करेंगे जिसमें एक बार समअप करके सारी डिटेलिंग मैं कर, ठीक है। अब पहले हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने से पहले आपको हार्मोन पढ़ाया था। इसमें दो हार्मोन का नाम मैंने लिया था, ये एस्ट्रोजन और टेस्टोरेंट और प्रोक्टोलेटिन। याद है किसी को? प्रोक्टेलिन, ये तीन हार्मोन का नाम मैंने आपको बताया था। ये हार्मोन्स रिप्रोडक्शन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन कहा जाता है, टेस्टोरेंट को मेल हार्मोन कहा जाता है। जब दोनों बैलेंस होता है तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हेल्थ ठीक रहता है। अगर वो अनबैलेंस होता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हेल्थ ठीक नहीं रहता। पहला। दूसरा, आप देखते होंगे कई दफा लेडीजों के फेस पे बाल आ जाते हैं, है ना? वो क्यों होता है? क्योंकि जब उनके अंदर मेल हार्मोन की जो लेवल है वो अप हो जाता है तो फिर वो हेयर्स आने लगते हैं। वो हार्मोनल इशू है। इसका मतलब क्या होता है कि वो बड़े लंबे समय से हार्मोन डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसका ट्रीटमेंट कुछ और चलता रहा लेकिन उनको है हार्मोन डिसऑर्डर। अब ये फाइंड आउट करना भी सबके बस की बात नहीं होती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? इज अ सिस्टम जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड। रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है? बच्चे का प्रजनन करने का मानव शरीर में एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो मानव को बच्चे को जन्म देने के या बच्चे की कंसीविंग प्रोसेस को कंप्लीट कर पाता है और फिर चाइल्ड बर्थ हो पाता है। इसके लिए जो प्रोडक्शन जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, उसको हम रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। जैसा जब मैं ग्लैंड पढ़ा रहा था तो आपसे कहा था थाइमस ग्लैंड के बारे में कि थाइमस ग्लैंड इज अ ग्लैंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर जेनाइटल डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल। जेनाइटल ऑर्गन, रिप्रोडक्शन ऑर्गन डेवलपमेंट कितना होगा उसी से तय होता है कि अगर आपका थाइमस ग्लैंड का हेल्थ अच्छा होगा। थाइमस ग्लैंड जो है ऑल्सो हार्मोनल ग्लैंड, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो जब थाइमस ग्लैंड ओके रहता है तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर होता है और एक पीरियड के बाद, एडल्ट एज होने के बाद, थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे मतलब फंक्शन से डीएक्टिवेट होने लगता है, क्योंकि उसका जो रोल है वो रिप्रोडक्शन और जेनाइटल डेवलपमेंट को करना मेल और फीमेल में। तो आफ्टर एडल्ट एज वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या है रिप्रोडक्शन सिस्टम के? तो रिप्रोडक्शन सिस्टम का सबसे पहला की कंपोनेंट क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म क्या होता है? बच्चा कंसीव हो उसके लिए जरूरी है कि मेल और फीमेल स्पर्म एक साथ मिले और स्पर्म मिले ताकि वो कन्वर्जन हो सके। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। तीसरा होता है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। चौथा होता है हार्मोन का प्रोडक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया कि एस्ट्रोजन और टेस्टोरेंट हार्मोन की बात होती है रिप्रोडक्शन सिस्टम में। उसके बाद होता है सेक्सुअल फंक्शन और उसके बाद होता है
ये मेन कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को परफॉर्मेंस में लाने के लिए मेल और फीमेल का अलग अलग रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसके अलग ऑर्गन्स है जिसके द्वारा ये रोल प्ले किया जाता है। जब मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात हम करते हैं उसमें सबसे पहला नंबर आता है, उसमें जब आप अपने पीडीएफ में पढ़ोगे तो टेस्टीज। टेस्टीज का काम क्या है? स्पर्म एंड टेस्टोरेन हार्मोन को लेवल बनाए रखना। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो स्पर्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, टेस्टोरेन का लेवल कम हो जाएगा, और इसी वजह से आप देखते होंगे कि कितने जो है कपल है, दे आर लुकिंग फॉर अ चाइल्ड, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता। उनके शादी के 10 साल हो गए लेकिन उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं ड्यू टू, अगर मेल में प्रॉब्लम है तो टेस्टिज में प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर स्पर्म नहीं बनेगा, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो प्रॉपर नहीं बनेगा। ड्यू टू दैट रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि फीमेल पार्टनर के साथ कंसीविंग प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके। दूसरा होता है एपिड। इसका काम क्या होता है? स्टोर मैच्योर स्पर्म। अब स्पर्म लाखों की संख्या में होते हैं लेकिन उसमें से मैच्योर स्पर्म एक गिने चुने होते हैं, उसको स्टोर करने का काम एपिडिस्टमिक्स का होता है। नेक्स्ट होता है स्क्रोटम, SCROTM, स्क्रोटम। इसका काम क्या होता है? रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। उसका एक टेम्परेचर लेवल होता है, अगर उस लेवल को मेंटेन ना किया जाए तो टेस्टिस प्रॉपर काम नहीं कर पाता। उस प्रॉपर सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। नेक्स्ट है पेनिस। पेनिस का काम क्या है? डिलीवर स्पर्म टू फीमेल। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। बड़ी सारी प्रोस्टेट की समस्याएं आती है मेल को, प्रोस्टाइटिस हो गया, प्रोस्टेट हो गया, ये बड़े सारे मेल को प्रॉब्लम होते हैं। प्रोस्टाइटिस कैंसर हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स मेल को होती है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू सीमेन। फ्लूइड कन्वर्जन, फ्लूइड डिलीवर का काम करता है। अब यही फ्लूइड अगर प्रॉपर डिलीवर ना हो या जरूरत से ज्यादा इसका प्रोडक्शन हो जाए तो वहां पर फिर देयर इज ए चांस टू प्रोस्टेट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, वहीं से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू होती है, जो जनरली 100% मेल डिसऑर्डर है। और उसके बाद आता है यूरेथ्रा, जो यूरिन और लिक्विड, स्पर्म लिक्विड डिलीवर करने का काम करता है। ये मेजर ऑर्गन्स है रिप्रोडक्शन सिस्टम मेल का। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पे। तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पे बात करते हैं तो पहला नंबर पे आता है ओवरीज। आजकल आप सुनते होंगे कि बहुत सारी महिलाओं को ओवरीज में सिस्ट हो गया है। ओवरीज में सिस्ट होने का कारण क्या होता है? तो हमें पहले समझना होता है कि ओवरीज का काम क्या होता है। ओवरीज का काम एग प्रोडक्शन का काम होता है। अब साथ में जैसे टेस्टिज का काम होता है स्पर्म का, उसी तरह ओवरीज का काम होता है एग का। अब एग के साथ ये भी हार्मोन प्रोडक्शन करता है, जैसे टेस्टिज ने किया स्पर्म एंड हार्मोन, तो जो हमारा फीमेल का ओवरीज है उसमें भी क्या होता है? एग एंड उसको हम बोलते हैं हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। तो इसको कंप्लीट रखना, लेवल में रखना, प्रॉपर करना किसका काम है? ओवरीज का। अब ओवरीज में प्रॉपर काम नहीं होगा तो फीमेल फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आएगी। अगर ओवरीज में प्रॉपर एग फॉर्मेशन नहीं होता, ओवरीज में प्रॉपर हार्मोन फॉर्मेशन नहीं होता, सिक्रीशन नहीं होता है, तो अगेन ठीक है,
तो अगेन फिर वही प्रॉब्लम होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, एंड देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि एक फीमेल चाइल्ड कंसीव कर सके। तो इसलिए ओवरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल मैंने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में मैंने कहा था कि जब भी हम यूरिन को सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, टॉक्सिक वाटर, जो जहरीला पानी हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए, वो अगेन यूरेथ्रा में जाता है, और देयर इज ए चांस कि वो ओवरीज को टच करे। जब वो ओवरीज को टच करेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन। दूसरा सिस्टम क्या होता है कि ओवरीज का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है तो ब्लड क्लॉटिंग होने का चांस होता है, उसी को हम बोलते हैं सिस्ट। ओवरीज में सिस्ट हो गया। अब चूंकि ओवरीज में सिस्ट हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, तो ओवरीज का इंपॉर्टेंट काम क्या है, फीमेल हार्मोन को सिक्रीट करना। अगर फीमेल हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो लेडीज को क्या हो जाएगा, हार्मोनल डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं, कैंसरस और नॉन कैंसरस। कैंसरस ओवरीज में सिस्ट कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। तो अगर एंटीबायोटिक से या ब्लड थिनर से काम नहीं चलता है तो डॉक्टर तो सीधा कहता है जी ऑपरेट कर देते हैं, पर ऐसे कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिलोपियन ट्यूब, नाम सुना होगा आपने। ट्रांसपोर्ट एग्स फ्रॉम द ओवरीज टू यूट्रस। इसका काम क्या है, ओवरीज से एग को लेना और यूट्रस तक पहुंचाना। तो फिलोपियन ट्यूब क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। अब जनरली जिन कपल को, जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है, जिनके कंसीविंग में प्रॉब्लम होता है, उनके में कईयों का जब टेस्ट एमआरआई होता है या जो है एब्डोमिनल पेल्विस एरिया का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें एक प्रॉब्लम लिख के आता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब इज नॉट ओपन, यानी प्रॉपर ओपन नहीं है। इन दैट केस व्हाट हैपन कि जो एग्स की डिलीवरी है ओवरीज से यूट्रस में वो प्रॉपर नहीं होता। जब वो डिलीवरी होता ही नहीं है तो देयर इज नो चांस ऑफ कंसीविंग और चाइल्ड बर्थ का कोई चांस नहीं बनता। तो फ्लोपियन ट्यूब ओपन करने का बहुत सारे मेडिसिन भी है और नेचुरोपैथिक और योगासन भी है जिससे आप ऐसा कर सकते हो। तो वो भी एक इशू है जिसपे आप योग के सारे रेजिडेंट हो तो यू शुड, आप जाओ देखो कि योगासन में कौन कौन से ऐसे आसन है जो, तो ये बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। इन तीन चीजों का इशू बहुत है फीमेल्स में, ओवरीज का, यूट्रस का और फ्लोपियन ट्यूब का। तो अगर आप ऐसा कर पाओ तो आप बहुत अच्छा जो है ट्रेनर, काउंसलर बन सकते हो। तो देयर इज चांस, तो इसलिए फ्लोपियन ट्यूब का सही होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद होता है वेजाइना। वेजाइना का काम क्या होता है, रिसीव स्पर्म एंड सर्व्स एज द बर्थ कैनाल। अब वेजाइना रिसीव करता है स्पर्म को और बर्थ कैनाल में भेजता है। ये भी एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। उसके बाद क्या है, सर्विक्स। नेक्स्ट, जो ये सारे फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं, इसके पार्ट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपको जब पीडीएफ पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो उसमें ये सारी चीजें आपको, सर्विक्स, इसका काम क्या होता है, कनेक्ट्स द वेजाइना टू द यूट्रस, वेजाइना को यूट्रस से कनेक्ट करता है। उसके बाद होता है क्लिटोरिस, हाईली सेंसिटिव ऑर्गन फॉर सेक्सुअल प्लेजर। अब ये जो ऑर्गन, ये पार्ट है सारे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का। अब फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर प्रॉपर काम करेगा तब तो आप हेल्दी हो, अगर आप हेल्दी नहीं हो। अब इसमें हमें ये देखना होता है कि डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं।
इनके फंक्शन मोस्ट प्रॉपरली आपको शॉर्ट ब्रीफ में मैंने बता दिया कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब फीमेल में डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं उसकी बातें मैंने की है अभी जब हम ऑर्गन को डिस्क्राइब। तो पहला सबसे बड़ा जो पहला इंडिकेशंस जो होता है वो डिसऑर्डर है एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, नाभि से नीचे पेन होना, दर्द होना, ये जनरली फीमेल में पाया जाता है। इन दैट केस, और इसका सबसे आसान तरीका योग में है, प्राणायाम में है। अदरवाइज अगर आप नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट रखते हो, इसको ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका है, उसे हम बोलते हैं कटी स्नान। क्या करना है, आपने अपने अपने घर में, सबके घर में बाथ टब होता है नहीं होता है तो प्लास्टिक वाले टब होते हैं, उसमें नॉर्मल पानी डाल लिया और उस पानी में रेगुलर बेसिस पे 20 मिनट आपको अपना पैर और पूरे शरीर को फोल्ड करके उसमें बैठना है ताकि नेवल से नीचे और घुटने से ऊपर आपका पानी में रहे। ऐसा करने से इस तरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर उससे नहीं होता है तो एक मुद्रा होता है, वो ये देखो, ये वायु मुद्रा, इसको भी कर लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये इश्यूज कॉमन हो गया कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या मेंस्ट्रुअल सर्कल है वो 80% फीमेल का प्रॉपर नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण अभी हमने सबसे पहले ऑर्गन जो पढ़ा वो ये है ओवरीज का डिस्कम्फर्ट होना, ओवरीज का प्रॉपर परफॉर्म नहीं करना, ओवरीज का प्रॉपर फंक्शन नहीं होना। क्यों? क्योंकि ओवरीज ही ऐसा ऑर्गन है जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन एज वेल एज एग्स। अगर हार्मोन प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाएगा और इरेगुलर हो जाएगा। अब वो इरेगुलर हो जाएगा तो हार्मोन आपके शरीर को इफेक्ट करने लग जाएगा। म्यूट करो। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आप म्यूट करो पहले। क्या नाम है आपका? मेरा काम है। उसके बाद आता है लो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। जैसे मैंने कल बताया था कि जिनके ओवरीज में प्रॉब्लम होगी और थाइमस ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी तो फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, खासकर रिप्रोडक्शन सिस्टम, जेनाइटल ऑर्गन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब उसके लिए जरूरी है कि आपका ये सिस्टम प्रॉपर काम करे। उसके बाद होता है प्रेगनेंसी में, कंसीविंग में प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी इसी वजह से होता है कि हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। इस तरह से जब हम जाते हैं मेल में तो मेल में हम देखते हैं कि सबसे पहले स्पर्म का इशू आता है, देन फर्टिलाइजेशन का इशू आता है। वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर टेस्टिज प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि टेस्टिज भी क्या करता है, स्पर्म एंड हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो अगर टेस्टिज प्रॉपर काम नहीं करेगा तो वहां पे मेल में प्रॉब्लम हो जाएगी फर्टिलाइजेशन का, और फीमेल में प्रॉब्लम होता है जब ओवरीज प्रॉपर काम नहीं करता है तो फर्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम हो जाता है, इरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मोटे तौर पे जो रिप्रोडक्शन सिस्टम की डिटेलिंग्स थी वो ब्रीफ में मैंने आपको बताया है, डिटेल आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो।
अब इसका इश्यूज क्या है, क्यों होता है? तो सबसे पहला इश्यूज है आपका लाइफ स्टाइल। खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, कमाने का टाइम नहीं, रहने का घर, परेशानी, स्ट्रेस में रहना, स्ट्रेस में काम करना, और ऑथेंटिक चीज, सीजनल चीज के इनटेक करने के बजाय 2 मिनट में जो चीज बन जाए, खा लिया, जी को स्वाद आ गया हो। जब अपने लाइफ स्टाइल को आप ऐसे जियोगे तो आपका स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाता है। स्ट्रेंथ नहीं डेवलप होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है, बॉडी को एंजाइम्स की जरूरत है, बॉडी को मिनरल्स की जरूरत है, बॉडी को न्यूट्रिशंस की जरूरत होता है, तभी ये सारी चीजें प्रॉपर काम करती है। और इसका सीधा कोरिलेशन हमारे लाइफ स्टाइल से होता है। हम अगर रात के 12 बजे खाना खाया करेंगे, सुबह 9 बजे 10 बजे उठेंगे, तो हमारे शरीर का कोई सिस्टम ही नहीं बन पाएगा। फिर जो डिलीवरी होता है हर एक ऑर्गन का, वर्क्स का, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि अगर आपको ड्यूटी 8 बजे पहुंचना है और आप 10 बजे पहुंचोगे तो क्या होगा? एक दिन तो चल जाएगा। फिर रेगुलर ऐसा करोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हमें इस बात के लिए केयरफुल होना चाहिए। उसके बाद बॉडी एक्सरसाइज और मेंटल फिटनेस इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसका मेंटल फिटनेस नहीं है, जो खुश नहीं रहता है, जो परेशान रहता है, तो उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें नॉर्मल अपनी डाइट और अपने लाइफ स्टाइल। आप सबको ये जान के खुशी होगी कि कोई भी दिल्ली से या अमेरिका से चीज मंगा के खाने से आपके अंदर एनर्जी नहीं आ जाती। आप जहां भी रहते हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आपके सराउंडिंग 10 किलोमीटर में वो सारी चीजें अवेलेबल है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, स्वाद लेना हो तो अलग बात है, सुंदर दिखने में लगता हो, खरीदना हो, अलग बात है। अदरवाइज वेर एवर यू आर रिसाइडिंग, उसके सराउंडिंग 10 किलोमीटर्स में सारी चीजें अवेलेबल हैं, जिससे आप अपने हेल्थ को, आप अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम को बहुत अच्छा बना के रख सकते हो। आपके एरिया में जिस तरह के अनाज होते हैं, आपके एरिया में जिस तरह के फल फ्रूट होते हैं, आपके एरिया में जिस तरह के हर्ब्स पाए जाते हैं, दैट इज एनफ फॉर यू। आप उसका प्रॉपर सेवन जरूर करें। इसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम उत्सर्जन प्रणाली बोलते हैं। अब हमारे शरीर में उत्सर्जन प्रणाली में सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है पेयर ऑफ किडनी, जिसके बारे में कल भी परसों भी हमने बात की थी। किडनीज का काम क्या है? बॉडी के छन्नी का काम करता है, बॉडी से सारे टॉक्सिन को बाहर करने का काम करता है। तो किडनी में जो सबसे अगर प्रॉपर काम नहीं करता तो इंडिकेशन किडनी का क्या आता है? सबसे पहले आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाएगा। तो आपने अपने किडनी का हेल्थ का ध्यान रखना है, जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद फीमेल के लिए पेयर्स ऑफ यूट्रस होता है, आजकल यूट्रस ही निकाल दिया जाता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है, उसके बाद यूरेथ्रा आता है। अब जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात करते हैं, तो जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी तब भी आपको बताया था कि हमारे शरीर से प्रॉपर एक्सक्रीशन, उत्सर्जन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर से प्रॉपर उत्सर्जन नहीं होगा, वी लाइव इन ए पेनफुल सिचुएशन। और प्रॉपर उत्सर्जन करने में जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां से क्या प्रोसेस हमने किया था कि माउथ से आया, जिसोफेगस से आया, स्टमक से आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनएस के थ्रू स्टूल पास आउट करके बाहर आ गया। दूसरा प्रोसेस क्या था? यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर आ गया। इसके अलावा जो सबसे उत्सर्जन प्रक्रिया के सबसे बड़ा ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड स्किन।
तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे, उसका भी ध्यान आपको रखना ही होता है। स्वेटिंग करने के लिए जैसा मैंने कहा, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, समय पे उठना समय पे सोना बहुत जरूरी है, साथ में अकॉर्डिंग टू द सीजन रहना बहुत जरूरी है। गर्मी का मौसम है तो चिल्ड एसी में रहना तो पसीने नहीं आएंगे, जिम करने जाना है तो एसी में जाना, पसीने नहीं आएंगे। इस तरीके से अगर आप देखोगे ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बैठा भी एसी कार में, घर में भी एसी में, जिम भी गए एसी में, घूमने भी गए एसी में, तो स्वेटिंग नहीं होगी, स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जबकि हम सीजन के अकॉर्डिंग रहते हैं तो ऑटोमेटिकली स्किन अपना काम करता है। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग आप घूमने भी जाते हो तो आजकल क्या चलन है कि वी आर गोइंग टू वियर स्किन टच ड्रेसेस, तो वो नहीं करना है। जब भी मॉर्निंग में जब वॉक पे जाते हो आप, तो आपको क्या करना है, गीले कपड़े पहन के, कॉटन के, खादी के कपड़े पहन के जाना है, ताकि आपका स्किन सांस ले सके और डिटॉक्स हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो स्किन के पोर्सेस आप बंद कर देते हो, और जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका ध्यान आपने रखना है, क्योंकि अगर स्किन को प्रॉपर आपने सांस लेने का समय नहीं दिया तो आपका लीवर और किडनी का खराब होना तय होता है। खुजली, एक्जिमा, इस तरह की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी। पिंपल्स आने, ये तरह के दाने दाने, रेडिश निकल जाना, ये सारे प्रॉब्लम ड्यू टू आपकी स्वेटिंग नहीं होती है, इस वजह से होता है। आज ये 2 सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आपको जो सवाल पूछना पूछ लो, कल मैं थोड़ा सर से गुजारिश करूंगा एक लंबा सेशन लेके आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी को खत्म कर, ठीक है जी। तो जो सवाल पूछना है पूछ। सर एक्सेस स्वेटिंग है तो क्या करना चाहिए? क्या एक्सेस स्वेटिंग हुआ है तो क्या करना चाहिए? स्वेटिंग, हाँ स्वेटिंग एक्सेस स्वेटिंग क्यों होता है पता है आपको? नहीं। एक्सेस स्वेटिंग देखो गर्मी में होता है, कोई इशू नहीं है। अगर गर्मी के बजाय एक्सेस स्वेटिंग होता है, गर्मी में तो नेचुरल है एक्सेस स्वेटिंग होता है, हाँ, क्योंकि नेचर ह्यूमिड होता है तो स्वेटिंग होना नेचुरल है, ठीक है। लेकिन गर्मी के अलावा कभी आपका होता है, दैट मीन्स हाँ, आप किसी न किसी अननोन फियर से पीड़ित हो, हाँ, आप इमोशनली वीक हो, हाँ, हाँ, ठीक है, तब ऐसा yes, होता है। उस केस हाँ, में हाँ, आपको अपने, इसका मतलब सीधा होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पे बिलीव नहीं होता, लोगों के कहने पे चलते हो, लोगों की बात सुनते ही आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जो आता है जो सलाह दे देता है उसी काम को करने लग जाते हो। इन दैट कंडीशन ऐसे सिचुएशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड unknown fear, comes under the category of unknown fear। जी, हाँ, और बताओ। जी सर। या फिर आप कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हो, कई हीन भावना आपके मन में रहता है, आप अपने से बेहतर लोगों को देखते हो तो आपके मन में कुछ होने लगता है, और फिर अपने आप को आप डिस्टर्ब कर लेते हो, फिर आपके अंदर एक फियर आ जाता है, अरे वो क्या कहेंगे, उनके सामने हम कैसे बोल सकते हैं, उनके सामने हम कैसे कर सकते हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे। दीज आर द प्रॉब्लम्स, जो साइकोलॉजिकल इशू है, दीज ऑल आर कम्स अंडर द साइकोसिस। जी बताओ, इसमें कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें सिंपल सा है, बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे पहला काम करना है, और अपने कर्म पे विश्वास रखो, वट एवर यू हैव दैट इज योर्स। उसके अलावा आपके किसी चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो अपने माइंड को ज्यादा डाइवर्ट होने मत दिया। जी, और कोई सवाल? बोलो जी, पूछो। सर ओवरी सिस्ट क्या है? बताया था ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाना। ओवरीज में जब हार्मोन्स और एग्स प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं होता है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड की सप्लाई में इश्यूज हो रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग का चांस बन जाता है। दैट क्लॉटिंग डे बाय डे इंक्रीज होता है। शुरू में हम ध्यान नहीं देते, जैसे मैंने बोला ना कि पेल्विक एब्डोमिनल पेल्विक रीजन में पेन होता है, अक्सर दर्द होता रहता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और फ्यूचर में जाके दैट इज कन्वर्ट इनटू ओवरी सिस्ट। जी बोलो। और सिस्ट को ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उपाय? योगासन करो, सूर्य नमस्कार कर लो, वही ठीक कर देगा। मन को शांत करो, डाइट ठीक करो, ठीक हो जाएगा। और जब कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो कभी उल्टा चल के देखा है? जैसे हम चलते हैं ना तो आगे की तरफ चलते हैं, तो कभी 100 कदम पीछे चल के देखो, बॉडी बैलेंस हो जाएगा। जी आगे। और अभी मैंने सिस्ट की बात की थी तो उपाय बताया भी था, कटी स्नान बताया था ना, क्लास में नहीं रहते, क्लास में नहीं जी रहते। सर, वो कटी स्नान सुनी थी। हाँ, तो सबसे बेस्ट है। अगर नॉर्मल में ठीक ना हो तो लेवेंडर ऑयल आता है, वो ले आओ, 2 ड्रॉप उसमें डाल के फिर उसमें बैठो, ठीक हो जाएगा। जी और बोलो। और कोई सवाल है? सर मेल की जो हार्मोन बैलेंस है, टेस्टिस नाम क्या है, हाँ हाँ, उसके बारे में टिके और समझना है। देखो मैंने बोला 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गन बताया, फीमेल के लिए हम्म, ओवरीज और मेल के लिए टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन मैंने बताया कि स्पर्म को रिलीज करना और हार्मोन को सिक्रीट करना, उसी तरह ओवरीज में एग्स रिलीज करना और हार्मोन सिक्रीट करना। तो अगर मेल का स्पर्म और हार्मोन प्रॉपर सिक्रीशन नहीं है तो मेल में फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो चाहते हैं कि हमें बच्चा मिले, लेकिन उनको बच्चा नहीं मिल पाता है। इवन कई बार तो ऐसा होता है वो आईवीएफ सेंटर विजिट कर लेते हैं, फिर भी नहीं होता, ड्यू टू उनका या तो मेल में या फीमेल में। उनके अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो ओवरीज ठीक से काम नहीं करता, और मेल में प्रॉब्लम है तो टेस्टिस ठीक से काम। अब आईवीएफ टेस्टिस तो ठीक करेगा नहीं, ठीक है ना? तो टेस्टिस का ठीक होना तो स्पर्म विदाउट स्पर्म आईवीएफ कर नहीं सकता ना, उसको भी तो स्पर्म चाहिए, तो इसका ध्यान रखना होता है। जी और आप ज्यादा से ज्यादा हेयर फॉल होता है, क्या करूं? ज्यादा से ज्यादा हेयर फॉल होता है, क्या करूं? क्या क्या किया है जो इतना होता है ये तो बता दो पहले। तो आंवला के जूस लगाती हूँ, एलोवेरा की जूस लगाती हूँ, मेथी की। मैं कह रहा हूँ तो ऐसी नौबत आई क्यों, ऐसा क्या कर दिया? हाँ, क्या करते हो आप? थायराइड होगा। नहीं सर, आप आप करते क्या हो? मैंने कुछ नहीं पूछा थायराइड होगा ये, आप करते क्या हो? हाउस वाइफ, हाँ, हाउस वाइफ हूँ। तो पूरे घर का सारा जितना टेंशन है वो आपको ही लेना होता है। नहीं सर। क्यों क्यों करते हो ऐसा? नहीं सर। अपने चीजों को मैंने बोला ना कि अपनी डाइट को प्रॉपर चेकआउट किया करो। जब हम सर, एक ही तरह का डाइट थ्रू आउट द ईयर खाते रहते हैं ना, तो दूसरी सर, चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे शरीर में, हाँ तो हाँ, फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना? तो मार्केट में ओके सर। बहुत सारे हेयर ऑयल आता है, आपको नहीं पता लगा, किसी से कुछ नहीं हो रहा,
यूज किया है हेयर ऑयल? हेयर ऑयल हम ब्राह्मी भृंगराज किया है? सर। इससे कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ, डेंड्रफ हो जाती है। आप, मेरा नंबर है आपके पास? सर है। कल मुझे फोन करना 11 साढ़े 11 बजे करीब, ठीक है? फिर सर आपसे डिटेल बात। सर ठीक। और कुछ? सर किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए थोड़ा बताइए ना। किसके लिए? किडनी को सही तरीके से अच्छी हेल्थ रखने के लिए क्या करना है? किडनी को अच्छी हेल्थ रखने के लिए आपको सबसे पहले पानी का इंटेक प्रॉपर करना है और प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक? दूसरा, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब से डिस्टेंस बना के रखना है। चौथा, डाइट में ऐसा हो ताकि आपका आरबीसी प्रॉपर बनता रहे। अगर आरबीसी प्रॉपर बनेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। चौथा, यूरिन को कभी भी रोकना नहीं है, नेचर कॉल्स को कभी भी रोकना नहीं है। अगर आप रोकोगे तो किडनी खराब होगा। उसके बाद डाइट में देखो, सीजन वाइज हर एक तरह के डाइट आते हैं, लेकिन नॉर्मल वे में महीने में अल्टरनेट डे पे, 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, मैंने पहले भी बताया था कि पत्थर चट्टा का पौधा आता है, उसका एक एक पत्ता चबा के खा लिया करो, उससे ठीक हो जाएगा। तीसरा, किडनी का हेल्थ अच्छा रखना है। तो किडनी का हेल्थ, किडनी देखते तो कैसा दिखने में लगता है? राजमा देखा है किसी ने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। राजमा कैसा दिखता है? बीन शेप्ड, रेड कलर। है ना, किडनी की तरह होता है ना। लोबिया है, राजमा है, इस तरह के चीजों का अच्छे तरीके से सेवन किया करो। इसका मतलब नहीं है कि रोज ही खाना है। उसको सेवन करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी सब्जी बनाओ खूब मसाले डाल के, और ये सब नहीं करना। उसको बॉयल करो, 25 ग्राम 50 ग्राम अच्छे से बॉयल करो, उसका सूप बना के पियो, उसका पानी पियो, और जो 10 दाने होंगे उसमें, उसको अच्छे से चबा के खाओ। ऐसे अच्छे। कुल्थी की दाल है, उसका सीजन जब आता है उस सीजन में उसका इस्तेमाल जरूर करो, मोटे अनाज का इस्तेमाल जरूर करो। और एक मैंने बताया था कि पान के पत्ते में 3-4 ग्राम फिटकरी और 3-4 काली मिर्च डाल के उसको कूट के और फिर पान की तरह चबा के खाओ। इतनी सारी चीजें करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरा, जो पॉपकॉर्न आता है, भुट्टा होता है ना, जानते हो? तो जहां से आप भुट्टे खरीदते हो ना, वहां पे उसके हेयर्स होते हैं, भुट्टे के बाल बोलते हैं उसको, वो ले आओ, उसको बॉईल करके पियो, ठीक हो जाएगा। बेबी तरबूज कॉर्न खाते, तरबूज का बीज आता है, उसको लाओ, उसको बॉईल करके पियो, आपके किडनी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। तो बहुत सारी चीजें हैं, करना तो आपको ही पड़ेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी। सर मेरा अभी 15 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, नी पे इंजरी आया है, लिगामेंट इंजरी बोल रहे हैं, फ्रैक्चर कुछ नहीं हुआ है, बट राइट साइड नी में लिगामेंट इंजरी आया है। तो क्या करने से ठीक होगा सर? वो अभी पहले से बिल्कुल नी फोल्ड नहीं कर पाती थी, अभी बस मैं नी स्ट्रेचिंग, खाली नी कैप को टाइट करके लूज की तो थोड़ा थोड़ा भी पेन कम होके थोड़ा फोल्ड कर पा रही हूँ 20%। एलोवेरा का पौधा है आपके पास? जी सर। उसको कट करके लो, छोटी सी डाली, उसमें से पल्प निकालो, उसमें हल्दी अच्छे से मिक्स करो, और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे रात को लगा दो और सो जाए। और दूसरा, एलोवेरा का जूस लिया और 30 ml में खाली पेट लिया करो, और उसके आधे पौने घंटे के बाद एक गुनगुना ग्लास पानी का पिया करो, ठीक हो जाए। और बोलो। जी सर। सर जी सर मेल का बोलो बोलो। पेशाब सिरे से होने से कैसा करेगा? क्या होगा? मेल का पेशाब हाँ, मतलब सिरे से हो जाता है। सीरियस हो जाता है, हाँ ये सर। रुक जाता है। रोक तो नहीं, मैंने सिरे से हो जाता है।
ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक कपड़ा भी हाँ, बस अभी बताया ना, हो जाता है। पान का पत्ता ले लो, उसमें फिटकरी डालो और 5 दाने काली मिर्च डालो, कूट के उनको खिला दो। पान का पत्ता, एक हफ्ता फिटकिरी लगातार, और काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 1 हफ्ता लगातार खिलाना है। और बोलो। बस चलो जी, कल मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। नमस्ते सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।